वॉल्यूम 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपनी, है ना। और उसमें पहला चैप्टर है हम लोग का, क्या हुआ, इशू ऑफ शेयर। तो शेयर्स क्या है, तो शेयर्स बाद में समझते हैं, पहले स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपनी। तो पहले कंपनी के बारे में जानना होगा, कंपनी एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग को एक्ट को फॉलो करना होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एक आदमी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मतलब इंडिविजुअल अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, तो उस टाइम में कोई एक्ट को फॉलो करने का जरूरत नहीं होता है। क्यों सर, क्योंकि उसमें आप अकेले ही रिस्क लेते हैं और अकेले ही कैपिटल लगाते हैं, अकेले ही प्रॉफिट कमाते हैं, इसलिए कोई उसमें एक्ट का जरूरत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इंडिविजुअल से पार्टनर में कन्वर्ट हुए तो हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़े थे। पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में क्या था, 2 और मोर पर्सन था। अब ये नहीं लिखा हुआ था तो कितना मेंबर्स होना चाहिए, है ना, 50 मैक्सिमम जाता है, लेकिन वो उसमें लिखा हुआ नहीं है एक्ट में। वो कैसे पता चलेगा, कंपनी एक्ट में हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब इन केस कि अब पार्टनरशिप से अब फार्म को हमको किस में कन्वर्ट करना है, कंपनी में कन्वर्ट करना है ना। तो पार्टनरशिप वाला एक्ट तो नहीं लगेगा, पार्टनरशिप वाला रूल्स रेगुलेशन तो नहीं लगेगा, वो किसका लगेगा, कंपनी वाला लगेगा, है ना। तो देखिए, कंपनी कब आया था, वो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कंपनी कब आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कंपनी जो एक्ट है 2013, मतलब सर अभी रिसेंट में 10 साल पहले, मतलब सॉरी 10 साल 7-8 साल पहले आया क्या। कंपनी जो नियम है वो 7-8 साल पहले आया, आपको क्या लगता है, नहीं, कंपनी जो था वो बहुत पहले ही आया था। कंपनी एक्ट बहुत पहले आया था। कब आया था, 1956 में कंपनी एक्ट आया था, है ना। तो सर 2013 क्यों लिखे हुए, देखिए रीजन है लिखने का, क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है ना। जब टाइम चेंज होता है तो हम लोग को रूल्स और रेगुलेशन बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो जब वो कंपनी एक्ट बना था तो उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना था, 1956 के अकॉर्डिंग बना था। एक उसके बाद हम लोग का कंट्रीज में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आई, बहुत सारा कंपनीज आया, लॉ फॉलो किया गया, बहुत सारा दिक्कत आने लगा उस कंपनीज एक्ट में, बहुत सारा रूल्स और रेगुलेशन था। तो कंपनी क्या किया उस टाइम में, 2007 में, ध्यान समझिएगा, 2007 में पार्लियामेंट में कंपनी एक्ट को चेंज करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर के आया गया कि भैया जो 1956 का जो कंपनी एक्ट है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। क्यों, क्योंकि अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो जो फॉरेन कंट्रीज वाला जो कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट हम लोग कंट्रीज में नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए उसको क्या 2007 में उसको पार्लियामेंट में लेकर के आया गया था, लेकिन उस पर डिबेट होते 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 3-4 साल 5 साल बीत गया। फाइनली वो 2013 में वो क्या हो गया, पास हो गया, उस एक्ट को पास कर दिया गया। दैट मीन्स बहुत सारा उसमें क्या किया होगा, चेंजेस लाया होगा, तब ही पास हुआ होगा। इसका मतलब वो 5 साल किया क्या, 5 साल पार्लियामेंट में हुआ क्या, 5 साल में पार्लियामेंट में हुआ कि भैया क्या क्या और चेंज किया जा सकता है, उस पर डिबेट हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आएगा, क्या उसमें रूल्स और रेगुलेशन लगेगा, कंपनी को क्या कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस टैक्स स्लैब में किस स्लैब में आना पड़ेगा, टैक्स कैसे लगेगा, वो बहुत सारा डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में। तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, हम लोग सिर्फ जानना है कि आखिर फाइनली कब आया, 2013 में मेरा आया। इसलिए आप लोग के बुक्स में भी जब भी एक्ट लिखा होगा 2013 ही आप लोग लिखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा तो यही लिखिएगा, कंपनी एक्ट कब था, रिवाइज कब हुआ, 2013 में, ठीक है ना। और आपको बोलना ही होगा 2013 एक्ट के ही, ठीक है। पुराना वाला कंडीशन खत्म, पुराना कंडीशन खत्म, अब नए सिरे से स्टार्ट हुआ। कुछ दिन के बाद में 10 साल 15 साल के बाद में देखो टेक्नोलॉजी कंपनीज वगैरह आ रही है, तो अब भैया इस कंपनी को भी चेंज करना होगा, ये जो एक्ट आया उसमें भी चेंज करना होगा, है ना, चेंज करना ही पड़ेगा। तो 2013 होकर के उसके बाद अब क्या फ्यूचर में भी चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है चेंजेस आता है ना, चेंजेस आता है तो हम लोग को हर एक चीज को चेंज करना पड़ता है, रूल्स को चेंज करना पड़ता है। बिना रूल्स चेंज किए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, कंपनी का कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकता, कंट्री का भी ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्यों चेंजेस आया, 2013 क्यों लिखा गया, समझ में आ गया, ठीक है ना।
अब ये समझते हैं कि सर कंपनी एक्चुअल में है क्या, है ना, इसको समझते हैं कंपनी एक्चुअल में है क्या। देखिए यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं, कंपनी लिखे हैं, इसका मीनिंग लिखे हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा हम हिंट करते हैं, आप लोगों को हिंट करते हैं। आप लोग अभी 12 में है, कोई कमाई नहीं है, कोई इनकम नहीं है, फिर भी आपको कंपनी वाला पकड़ करके रखा है। सर कैसे? कंपनी वाला आपको जकड़ करके रखा है, कैसे? आप जो फोन यूज करते हैं वो कंपनी का, सिम यूज करते हैं वो कंपनी का, शर्ट जो पहने हैं वो कंपनी का, ठीक है ना, जो बुक्स यूज करते हैं वो भी कंपनीज का, है ना। आप नहीं चाहते हुए भी कंपनी के साथ जुड़े हुए, आप नहीं चाहते लेकिन कंपनी आपको पकड़ के रखा है, आपको वो लेना ही लेना होगा। जो भी ब्रांड है, जैसे ये पेन हो गया, चाहे बोर्ड हो गया, चाहे फोन हो गया, चाहे कुछ भी, वो सारा एक कंपनी का है ना। तो आप उसके साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भैया हम कुछ तो नहीं कमा रहे हैं लेकिन फिर भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मीनिंग यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए अ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? साथ, म्यूचुअल, मिल करके काम कर रहा है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है भैया? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, पढ़े हैं हम लोग। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड है ना। इसका मतलब कंपनी पहले से नहीं था, उसको इंसान बनाया, है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। उसके बाद लिखे हैं क्रिएटेड, क्रिएटेड बाय लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटेड बाय लॉ। तो भैया ये क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, साथ मिलकर काम करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये जो बना है वो कैसे बना है? लॉ से बना हुआ है। और हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसका सेपरेट नियम कानून सब अलग होता है। उसका क्या नियम कानून हर एक कंपनी का अलग होता है। टाटा कंपनी ले लो अलग होता है, बीसीसीएल कंपनी ले लो अलग होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारा, तुम एयरटेल कंपनी में जाओगे उसका रूल्स और रेगुलेशन अलग है, फिर जियो में जाओगे तो अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन है। तो सब में सेपरेट लीगल एंटिटीज बना हुआ, ठीक है। विथ परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या होता है सर? कंटिन्यू स्टेट में। परपेचुअल का मतलब क्या? कंटिन्यू स्टेट में, मतलब कभी भी कंपनी बंद नहीं होगी। सर ऐसा कैसे? क्योंकि वो कैसे स्टार्ट हुआ है? लॉ के द्वारा स्टार्ट हुआ है। तो जब भी बंद भी होगा तो लॉ ही उसको बंद कर सकेगा, भले उसका ढांचा कुछ नहीं है। मतलब वो जब कंपनी फॉर्मेशन हुआ, जब बना, है ना, बोला कि रजिस्टर्ड हुआ कंपनी के नाम से, जब उसका पता लगाया गया तो कंपनी था ही नहीं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू स्टेट में कंपनी चल ही रही है ना। तो बंद भी होगा तो कैसे बंद होगा? लॉ से बंद होगा, ठीक है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया। उसके बाद क्या? परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंटिन्यू स्टेट में मेरा कंपनी रहेगी। और हर एक कंपनी का अपना ना कॉमन सील, सील मतलब मोहर, है ना, अपना ब्रांड का नाम होता है उसके पास में, ठीक है ना। जब भी हमको कंपनी से कुछ भी आइटम्स वगैरह मिलता है तो कंपनी अपना क्या लगाती है? वहां पे स्टैंप लगाती है ना। आप लोग भी स्कूल्स में फीस वगैरह करवाते हैं, फीस वगैरह कट करते हैं, तो क्या है? वहां पे स्टैंप लगा के देता है कि भैया इस स्कूल का फीस है। क्लियर हो गया? आया समझ में? ठीक है। तो अब आपको समझ में आएगा सर कंपनी एक्चुअल में है क्या। तो देखो यहाँ पे जो जो हम हाईलाइटेड किए हैं आपको वही ध्यान रखिए। देखो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब साथ में मिला हुआ, सबको मिल करके काम कर रहे हैं। ये क्या है भैया? आर्टिफिशियल है, क्रिएटेड बाय लॉ है, क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटीज है, परपेचुअल है, कंटिन्यू स्टेट में रहेगा, और आपका सबका कॉमन सील होता है, सबका अपना अपना क्या स्टैंप होता है, ब्रांड होता है, ठीक है ना। उसको बोलिए। क्लियर हो गया? है समझ में? अब देखिए यहीं से हम इसका फीचर्स निकाल रहे हैं, इसी मीनिंग से हम उसका फीचर्स निकाल रहे हैं। देखो फीचर्स में क्या है? फीचर्स ऑफ अ कंपनी। सबसे पहले क्या हुआ? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जो कि मीनिंग हम बता चुके हैं, है ना, साथ में मिलकर काम करेंगे। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एसोसिएशन भी होता है। तो वॉलेंट्री मतलब कंपनी मान लो लाखों करोड़ों का है कंपनी, ठीक है ना, तो भैया उसका जो प्रोडक्शन है तो कोई ना कहीं तो जाएगा, प्रोडक्शन तो जाएगा ना। ये प्रोडक्ट हम लोग के पास में कैसे आया? तो भैया वो वॉलेंटियर रखा हुआ है, मतलब एजेंट रखा हुआ है उस कंपनी का एजेंट रखा हुआ है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है मार्केट में जाकर के क्या कर पाए? सेल कर पाए। किसके पास? रिटेलर्स के पास में। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्री एसोसिएशन,
क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी जस्ट बताएं क्या होगा, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी खुद का होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन, दैट मींस कंटिन्यू स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट कॉमन सील, दैट मींस सबका अपना ब्रांड, ठीक है, स्टैंप होगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग, सर ये कंपनी तो समझ में आ गया, इसका फीचर्स भी समझ में आ गया, अब बताइए कि कंपनी टाइप होता है? हाँ सर होता है ना। तो देखिए जब कंपनी जब 2013 एक्ट में आया था, नहीं था तो उस टाइम में दो ही कंपनी था। कौन कौन सर? एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, तो सर कैसे पहचानेंगे कि वो प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है? वो कैसे पहचानेंगे कि पब्लिक कंपनी? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। क्लियर, ठीक है ना। कैसे पहचानेंगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि जब 2013 जब में रिवाइज किया गया तो एक कंपनी को और ऐड किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग वन पर्सन कंपनी, एक आदमी का कंपनी। क्लियर, ठीक है। तो देखिए प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी के आगे हमेशा पीवीटी लिमिटेड लिखा रहता है, पीवीटी डॉट लिमिटेड लिखा रहता है ना। तो उससे हम लोग जान देते हैं कि क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर्स इशू नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना शेयर इशू नहीं करती है। अगर इशू भी करती है तो सिर्फ अपने अंदर में ही, जितना भी उसके अंदर में वॉलेंटियर है उसके अंदर में ही वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो कि पब्लिक में कभी नहीं आएगा वो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम लोग समझते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट भी होता है और सेमी गवर्नमेंट भी होता है, मतलब आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्लियर। तो पब्लिक कंपनी पब्लिक के लिए, तो पब्लिक कंपनी ही हमेशा शेयर इशू करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो सर आप शेयर बोल रहे, शेयर है क्या? कोई इमेज दिमाग में बन रहा है? शेयर का कोई इमेज बन रहा है दिमाग में? इमेज बन रहा है दिमाग में? नहीं बन रहा है। जैसे ये पेन बोलते थे इमेज बनता है ना दिमाग में, शेयर बोलते हैं तो कुछ इमेज बन रहा है? नहीं, सिर्फ CSHARE दिख रहा है, इमेज बनता है। शेयर बोलते हैं तो इमेज नहीं बन रहा है। तो आप बताएंगे हम लोग शेयर क्या होता है, पहले आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी समझ में आ गया। तो पब्लिक कंपनी के आगे सिर्फ क्या लिखा रहेगा? LTD सिर्फ लिखा रहता है, प्राइवेट नहीं लिखा रहता है, LTD। तो उससे समझ आते हैं वो कौन सा कंपनी है, पब्लिक कंपनी। क्लियर हो गया बुआ? क्लियर, ठीक है। वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी मतलब एक आदमी का कंपनी, है ना। तो ये भी कभी भी शेयर इशू नहीं करती है, ये कंपनी भी कभी भी शेयर इशू नहीं करती है। तो जब नाम से ही पता चल रहा है एक आदमी का है तो भैया वो अपना बांटेगा क्या है किसी को? सिंपल सा बात है, एक ही आदमी का कंपनी हो तो बांटेगा क्या है? क्लियर हो गया। तो शेयर्स इशू नहीं करता है, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 तक मेंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम अनलिमिटेड मतलब कितना भी हो सकता है। वन पर्सन कंपनी में बंदा एक ही होगा। क्लियर। प्राइवेट कंपनी में स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल 10 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया। पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल 5 लाख से 1 लाख से 5 लाख तक चाहिए, ठीक है ना। डिपेंड करता है साइज ऑफ द कंपनी शुरुआत में, ठीक है ना। इसको करोड़ों में लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत, स्टार्टिंग में बता रहे। और वन पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए, एक पर्सन कंपनी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? बुक्स में लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। 3 हो गया। अब आते हैं 4 में। बोले सर शेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो शेयर क्या होता है उसको समझते हैं, समझिएगा। एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्या है, देखो मान लीजिए एक बंदा है, इसके पास इतना बड़ा जमीन है ना, है ना। इस इतना बड़ा जमीन का अगर आज के डेट में रेट लिखा जाए तो मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ का जमीन है, लेकिन वो बंदा भिखारी है। मतलब वो जमीन है 100 करोड़ का लेकिन वो बेच नहीं पा रहा है। सर ऐसा क्या है? मतलब वो इसमें अनाज उगा रहा है, लेकिन जैसे होता है ना, इतना करोड़ का इतना पैसा जिसके पास हो जाए वो बौरा आएगा नहीं हुआ, है ना, लेकिन उसको पैसे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, सिर्फ हल चला करके सिर्फ अनाज वगैरह उगा ले रहा है।
लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। अब जो भी आदमी खरीदार आता है तो बोलता है भैया हमको 100 करोड़ चाहिए, है ना, 100 करोड़ चाहिए। तो 100 करोड़ कौन देगा एक बार में? कोई देगा नहीं, ठीक है ना। तो एक दिन ये बंदा सोचा, क्या सोचा, क्यों ना इस जमीन को इतना छोटा छोटा डिवाइड कर दे कि इस जमीन का रेट 1 लाख रुपया हो जाए। मतलब इतना छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दे कि एक कोना, ये जस्ट एक कोना 1 लाख रुपए में बिके, ठीक है ना। तो 100 करोड़ करने के लिए कितना चाहिए होगा उसको? 100 में डिवाइड करेगा, 100 को 100 नंबर ऑफ जमीन में टुकड़ा में बांटेगा ना, तो 1 लाख रुपया में। अगर उसको और रेट घटाना होगा तो क्या करना है? 10,000 में बेचना चाहता है, 10,000 में, तो उसको कितना नंबर ऑफ डिवाइड करना होगा भैया? 1,000 में, 1,000 में कन्वर्ट करना होगा। और उसको छोटा करना होगा, भैया हम 1,000 में बेचेंगे, तो इसको क्या करना होगा? 10,000 पार्ट में डिवाइड करेगा। और छोटा करना होगा तो भैया 1 लाख पार्ट में डिवाइड करेगा। और छोटा करना होगा तो भैया वो 10 लाख पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना, ठीक है। और छोटा नहीं कर सकता, इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकता, मिनिमम वो इतना ही कर सकता, लेट माने, ठीक है ना। तो कितना, इतना बड़ा जमीन को कितना टाइम में? 10 लाख भाग में डिवाइड कर दिया। अब बताओ, अब इसका जमीन बिकेगा कि नहीं बिकेगा? रेट कितना हो गया? 10 रुपया। धड़धड़ा करके बिकेगा, गर्दा उड़ा के बिकेगा, हाँ, कि 10 रुपया में जमीन मिल रहा है। अरे वाह, 10 रुपये में जमीन मिल रहा है। पहले 100 करोड़ में कोई लेने नहीं आ रहा था, अब 10 रुपये में जमीन मिल रहा है। तो ये बंदा क्या किया? उसको इतना छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया कि वो जमीन लेकर के जा सकता है। जमीन लेके जा सकता है? नहीं। जमीन लेके जा सकता है कोई? लेकर के जा सकता है उठा करके? नहीं, उसका पेपर लेकर के जा सकता है। तो आप कैसे बताते हैं कि ये मेरा जमीन है? पेपर से बताते हैं, है ना, पेपर से बताते हैं ना, पेपर शो करते हैं ना कि ये मेरा जमीन है, इतना लाख में खरीदे थे, इतना में, इतना इस बंदा से खरीदे थे, पेपर से ही बताते हैं। अब मान लीजिए, अब ये जमीन हम नहीं मानते, आप समझिए, अब इसको हम जमीन नहीं मानते। अब मान लेते इसको कैपिटल, कंपनी को कितना कैपिटल चाहिए? 100 करोड़ कैपिटल चाहिए। इतना कैपिटल आएगा कहां से? इतना सारा कैपिटल आएगा कहां से? तो क्या कर दिया? उस कैपिटल के इतना भाग छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया और बाजार में बेच दिया, बाजार में बेच दिया, ऑफर दे दिया कि भैया मेरे पास में मेरा कंपनी है, अगर आप लेना चाहते हैं, उसका कुछ पार्ट लेना चाहते हैं तो आइए, इतना में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वो क्या किया, कैपिटल को इतना छोटा छोटा डिवाइड में कर दिया, और वो जो भी आदमी लेने लोग आएगा वो क्या लेकर जाएगा? उसका एक छोटा सा पार्ट ऑफ कैपिटल, छोटा सा पार्ट ऑफ कैपिटल लेकर के जाएगा ना। तो देखिए यहीं से शेयर का बिल्ड हुआ, यहीं से शेयर्स का बिल्ड हुआ। और वो क्या लेकर क्या जाएगा? कैपिटल लेकर जाएगा? नहीं, वो जब आएगा कंपनीज में, है ना, तो वो बोलेगा कि ठीक है भैया हमको 100 को चाहिए, मतलब ये 100 या 10 पीस चाहिए इसमें से, तो 10 पीस इंटू 10 के हिसाब से 1000 रुपये दीजिए, या 100 रुपये के हिसाब से मान लो 100 रुपये इंटू 10 पीस, तो 1000 रुपये दीजिए और लेकर जाइए 10 पीस। तो 10 पीस का घर लेके जाएंगे? नहीं, 10 पीस का वो हमको क्या देगा? पेपर देगा, डॉक्यूमेंट देगा, वही क्या कहलाएगा? शेयर्स। अब इमेज बनता है क्या? पेपर। अब इमेज बनता है पेपर, शेयर्स मतलब पेपर, शेयर्स मतलब पेपर, ठीक है ना। उसमें लिखा रहेगा कि आप इतना नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं। तो देखिए अब शेयर का डेफिनेशन क्या हुआ, देखिए शेयर्स का डेफिनेशन कैसे? सेक्शन नंबर 284, इसमें कब स्टार्ट हुआ था? देखिए 220 में स्टार्ट हुआ था। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 20, इसका सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर कितना? 84। और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या? देखिए द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, ईच ऑफ दिस स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। अभी हम क्या बताएं? वही बताएं, समझ में आ गया कि कंपनी अपनी कैपिटल को इतना छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया है,
उसी को बाजार में बेच रहा है। सर कैसे लेने आएगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा शेयर्स लेना है? बताएंगे, टेंशन ना बताएंगे कि किस कंपनी का शेयर लेना चाहिए, किस कंपनी का शेयर नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे परचेज करेंगे, कहाँ से परचेज, सब चीज़ बताएंगे। आगे डिस्कस करते हैं, अभी तो स्टार्ट किए। आगे आते हैं, अब आते हैं शेयर्स। तो शेयर्स का काइंड होता है, मतलब टाइप ऑफ शेयर्स, कितना टाइप ऑफ शेयर्स होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दो टाइप का शेयर्स होता है। देखिए, एक होता है, क्या नाम लिखे हैं, प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नाम लिखे हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस देंगे, मतलब प्रेफरेंस देंगे। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा तो पहले ये जो शेयर लिया होगा, ये शेयर कोई बंदा लिया होगा तो उसको पहले प्रॉफिट देंगे, अब बाकी जो बचेगा उसको देंगे। तो सर प्रेफरेंस मतलब, प्रेफरेंस का मतलब है ना, वो क्या बोलते हैं, फिक्स देना है, उसको फिक्स है कि भैया देना है। यहाँ पे लिखे हैं राइट ऑफ रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड मतलब पैसा, मतलब इनकम, एट अ फिक्स्ड अमाउंट बिफोर द डिविडेंड इज पेड और इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को, इक्विटी शेयर ये, इक्विटी शेयर को देने से पहले जो फिक्स अमाउंट ऑफ हम किसको देंगे, डिविडेंड किसको देंगे, शेयर होल्डर्स को देंगे, उसको हम प्रेफरेंस शेयर को देंगे। मतलब कंपनी का मान लीजिए 100 रुपया आया, लेट मानते हैं कंपनी को 100 रुपया आया, और उसमें से मान लीजिए 10 बंदा ऐसा था कि उसको फिक्स रेट देना है और 10 बंदा को 10 रुपया देना है ना, तो कंपनी क्या करेगा, 100 रुपये में से 10 बंदा को पहले दे देगा। अब रिमेनिंग जो बचा है 90 रुपया, वो किस में बटेगा, तो सर इक्विटी शेयर का मतलब, इक्विटी शेयर का मतलब होता है साधारण शेयर, एक रिक्शा वाला भी खरीद सकता है, इसको आप नहीं खरीद सकते। ये इसको कौन लेगा, कंपनी के अंदर में जो आदमी लोग होता है, वॉलंटियर या उसका काम करने वाला आदमी जो बोलते हैं, मैनेजर्स वगैरह हो गया, स्टाफ वगैरह, वो सब इसको लेता है ज्यादातर। प्रेफरेंस शेयर मार्केट में बहुत कम आता है तो तुरंत बिक जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर किसको बोलती है, समझ में आया, साधारण, एक रिक्शा वाला भी बोलते हैं, एक रिक्शा वाला भी शेयर जाके खरीद सकता है। साधारण मतलब सब कोई ले सकता है इस शेयर को। इस शेयर का रेट इतना कम रहता है कि क्या बोले, अभी बता दिए ना कितना कम हो गया, 10 रुपये रेट हो गया, इतना कम रहता है, कोई भी ले सकता है, ठीक है। तो शेयर का दाम बताएं, ठीक है ना, उसका रेट। अब देखो इक्विटी शेयर क्या बोला, दिस शेयर इज डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, किसी का राइट नहीं मिलता, प्रेफरेंशियल राइट, इसकी तरह उसको राइट नहीं मिला कि भैया इतना अमाउंट ही चाहिए, ऐसा नहीं, इसको जितना मिला उसी में मिलेगा। तो अभी हम बताएं कि इसको 10 रुपये ही मिलेगा, कंपनी जितना भी कमाएगा, मान लो 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये मिलेगा, क्या कि फिक्स्ड है। अब 90 रुपये में किसको बटेगा, इक्विटी शेयर को बोलेगा, बटेगा ना इक्विटी शेयर को, तो सबसे ज्यादा फायदा किसमें, इक्विटी शेयर में। हाँ हाँ हाँ, अब आएगा उसके बाद में, अब आएगा वो भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कंपनी अपना प्रॉफिट कैसे कमाती है, वो भी देखेंगे। आप थोड़ा सा हिंट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी शेयर्स ले रहा है 10 रुपया में, दाम है 10 रुपया, कंपनी उसको जानती है कि 10 रुपया में हमको बेचना है ना, लेकिन बाहर में उसको 100 रुपये में बेचेगा एक शेयर को। कंपनी कितना कमा रहा है, कंपनी कितना कमा रहा है ना। अब उसको एक शेयर 100 रुपये में लिए तो भैया 10 का शेयर न दिए थे उसको, तो जब भी बांटेंगे तो 10 के हिसाब से ना देंगे उसको, समझे। आगे पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे आगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है वो, क्लियर। अब आते हैं 5 हो गया, अब आते हैं 6 नंबर, शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये जो अमाउंट टोटल था ना, देखिए 100 करोड़ लिखे थे, है ना, ये क्या था मेरा शेयर कैपिटल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल को क्या किया हम लोग, डिवाइड किए तो शेयर्स बना, ठीक है। अब हमको परमिशन कितना का मिला, मान लीजिए कि हम इतना सारा कैपिटल को 10 लाख में डिवाइड कर दिए, इसका मतलब हम 10 लाख शेयर बेच सकते हैं मार्केट में, 10 लाख छोटा छोटा यूनिट बेच सकते हैं मार्केट में, है ना। तो क्या कंपनी बुड़बक है कि पूरा का पूरा बेच देगा मार्केट में, नहीं, वो हमेशा 49% तक ही बेच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता, क्लियर, ठीक है ना। तो आधा ही बेचेगा, तो परमिशन उसको कितना का मिला है, 10 लाख बेच सकता है,
लेकिन वो कभी उतना बेचेगा नहीं। ठीक है, देखिए इसी में पार्ट आया है ऑथराइज कैपिटल। उसको ऑथराइज कितना मिला है? 10 लाख का। तो क्या इतना इश्यू करेगा मार्केट में? नहीं, हमेशा 10 लाख की जगह वो 1 लाख बेचेगा मार्केट में, है ना। क्या कि शेयर होल्डर चढ़ जाएगा तो काम करने नहीं देगा, तो काम नहीं करेगा तो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगा? इसलिए कम से कम शेयर्स मार्केट में बेचे जाते हैं, जितना परमिशन मिलता है उससे कम में बेचती है। तो मान लीजिए उसको मिला कितना? 10 लाख ऑर्डर मिला बेचने के लिए। सर ऑर्डर किससे मिलेगा? आया क्वेश्चन, ऑर्डर किससे मिलेगा बेचने के लिए? सेबी। सेबी कौन है? जो कंपनी का देख रेख करती है, कंपनी में धोखाधड़ी ना हो वो सेबी करती है। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, उसके बाद इशू करेंगे। मान लीजिए इशू किए 10 लाख में से 1 लाख इशू किए, ठीक है। अब 1 लाख हम मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि 1 लाख पूरा का पूरा बिक जाए? नहीं बिकता है, सही बोले, नहीं बिकता है। लेकिन जब खरीदार आता है ना बुआ, तो 10 लाख आदमी आता है 1 लाख शेयर को खरीदने के लिए। तो 10 लाख आदमी आए 1 लाख शेयर खरीदने के लिए, तो शेयर का रेट भागेगा नहीं? 10 के जगह पे 100 हो जाएगा और 100 के जगह पे 1000 हो जाएगा, तो भागेगा नहीं? भागेगा ना। ठीक है ना। तो डिमांड जान रहा है कि भैया डिमांड जैसी बढ़ जाएगा तो रेट अब भाग जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का प्रॉफिट कहीं से आ रहा है? वो काम जो करेगा वो बात का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट कहीं से कमा रहा है। ठीक है, अब आता है सब्सक्राइब कैपिटल। किसको बोलते हैं? सब्सक्राइब मतलब जितना बिकेगा वही सब्सक्राइब, जितना बिका मतलब परमिशन कितना मिला है बेचने का? 1 लाख। तो खरीदार भी कितना होगा मेरा? 1 लाख। 10 लाख तो नहीं होगा, 1 लाख। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर हो गया? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर, कॉल्ड अप कैपिटल। किसको बोलते हैं? अब कॉल करेंगे तो कंपनी पैसा मांगती है किससे? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर कौन सर? जो शेयर्स खरीदा है, ये छोटा छोटा पार्ट जो खरीदा है उससे पैसा मांगती है ना। तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। किसका पैसा मांग रही है? कैपिटल का पैसा मांग रही है और कॉल कर रही है। क्लियर हो गया? अब क्या करेगा? शेयर होल्डर पेड करेगा, उसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। क्लियर? अब उसमें से कुछ पैसा बचा तो उसको क्या करेगा? रिजर्व करेगा। तो ये एक्चुअली में रिजर्व कैपिटल कैसे निकलता है हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो इतना पार्ट है शेयर्स कैपिटल का। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 6-7 नंबर, इश्यू ऑफ शेयर। शेयर इश्यू कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखे हैं फॉर कैश। कैश, तो कंपनी कैश कभी नहीं लेती है, हमेशा बैंक से वो ट्रांजेक्शन करती है, हमेशा बैंक से। या तो चेक लेगी, या तो ऑनलाइन पेमेंट लेगा, या तो ड्राफ्ट बना करके दिए, मतलब हमेशा बैंक से ट्रांजेक्शन होगा एज ए एविडेंस। कोई भी शेयर होल्डर भी जब खरीदने जाएगा तो कैश दे दिया, तो भैया उसके पास कौन सी प्रूफ है कि हम दिए? इसलिए हमेशा बैंक से ही ट्रांजेक्शन्स किया जाता है आज के डेट में। ऐसे कैश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या? फॉर कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश। कैश के बदले में हम शेयर्स ले लिए, मतलब कैश नहीं दिए लेकिन कंपनी को कुछ सामान दे दिया, उसका शेयर्स ले लिए, तो ये भी आएगा। मतलब कुछ एसेट दे दिए, मतलब मशीनरी दे दी और कंपनी का शेयर खरीद लिए, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। तो आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, 8 नंबर, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। अब शेयर इशू तो कर दिए, लेकिन कैसे इशू करते हैं? तो एट पार और एट प्रीमियम। अब यहीं पे खेला हो रहा है, देख लीजिए। मान लीजिए 10 का शेयर हम 10 में ही बेच दिए, तो उसको बोलेंगे एट पार, है ना। लेकिन 10 का शेयर अगर हम 20 में बेच दिए तो बोलेंगे 10 रुपया मेरा क्या हो गया? प्रीमियम। क्या समझ में आया? तो खेला तो यही होता है, यहीं पे खेला होता है कि प्रीमियम में हमेशा 10 का शेयर दिखा करके कंपनी हमेशा 20 रुपया में लेती है। तो सर कैसे बढ़ जाता है 20 रुपया? डिमांड बढ़ेगा तो पैसा इंक्रीज कर जाता है। क्लियर हो गया, है ना? समझ में आ गया? अब आते हैं 9 नंबर, देखिए पेबल उसको कैसे करता है? पेबल शेयर मनी, मतलब पेबल शेयर्स मनी, मनी जो आएगा पेड करेंगे, उसको कैसे पेड किया जाता है? तो कोई शेयर होल्डर क्या होता है, एक ही बार पूरा पैसा दे देता है और कोई टुकड़ा में बांट कर देता है ना। जैसे 10 रुपया हुआ तो 10 रुपया का 5 टुकड़ा करेंगे तो 5 बार वो पैसा देगा, है ना। तो डिपेंड करता है सर कैसे पता चले? कंपनी के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे 2 बार है। एक है पहला क्या? लमसम। लमसम का मतलब क्या कि एक ही बार पैसा ले लिया, 10 में इशू किए और आपसे हम पेड भी कितना करवा लिए? 10 का एक ही बार ले लिया, उसको क्या बोलेंगे? लमसम बोलेंगे। क्या? लमसम। उसके बाद आता है क्या? इंस्टॉलमेंट। तो अब भैया 10 का शेयर है, हम कितना टुकड़ा में बांट दिए? 5 टुकड़ा में, मतलब 2-2 का शेयर 5 बार लेंगे,
2-2 रुपया करके 5 बार आपसे मांगेंगे, है ना। उतना पैसा नहीं दे पाइएगा तो भैया 2-2 रुपया करके 5 बार दीजिए, आपका 10 रुपया हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। ये सब आएगा वो आगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया कि शेयर इशू कौन करता है, पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो क्या क्या करती है, तो देखो पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर, 10 नंबर है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स। क्या है, पहले क्या करें, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो कोई भी कहीं पे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसका प्रोस्पेक्टस देखते हैं, तो प्रोस्पेक्टस में जो सबसे बढ़िया रहता है वही तो कंपनी दिखाती है कि मेरा कंपनी कितना टर्नओवर है, इतना एम्प्लॉय काम करता है, मेरा कंपनी का प्रोडक्ट इतना इतना कंट्रीज में बिकता है, इतना मेरा मार्जिन है, इतना प्रॉफिट कमाता है, बहुत सारा चीज दिखाता है ना। तो उसी को देख करके आदमी क्या करता है, खरीद लेता है। तो पहले क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। दूसरा क्या होगा, रिसीव एप्लीकेशन। अब आपको लेना है तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा तब आपको मिलेगा, ऐसे नहीं जाकर के ले लिया हाँ दीजिए दूगो, ऐसा नहीं, एप्लीकेशन पहले देना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, मेक अ अलॉटमेंट। और कंपनी जैसे आपका ले लिए 10 शेयर लेना है आपको, है ना, 10 शेयर लेना है तो कंपनी देखेगी कि आपको 10 को देना है कि नहीं देना है ना। तो मान लीजिए 10 की जगह 8 मिला आपको, तो 2 शेयर का पैसा आपको कंपनी रिटर्न कर देगी या तो रखेगी अपने पास में। क्यों रखेगी, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो 8 शेयर तो मिला आपको, अलॉटमेंट कितना हुआ, 8 शेयर मिला, ठीक है ना। सर ऐसा नहीं हो सकता 10 का 10 मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। तो जितना कंपनी आपको शेयर दे दी उसको क्या बोलेंगे, मेक एन अलॉटमेंट बोले। क्लियर, आप जितना डिमांड किए और कंपनी उतना ही दे दी तो उसको बोले अलॉटमेंट। क्लियर। नहीं क्या, उसके बाद मेक अ कॉल्स। कॉल्स मतलब क्या, कि कैसे मांगेंगे, या तो पूरा पैसा एक बार मांगेंगे या तो इंस्टॉलमेंट पे मांगेगा, इसको बोलते हैं मेक अ कॉल्स। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो अब कंपनी क्या करती है, जब आपसे शेयर का पैसा मांगती है तो 2 टाइप से पैसा मांगती है ना, 2 टाइप से। अभी जस्ट पढ़ाएं, 2 टाइप से पैसा मांगती है। क्या, एक लमसम मतलब पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे, और एक इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेंगे। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, या तो 10 का शेयर 10 में मांगेंगे एट पार पे मांगेंगे, या तो 10 का शेयर 15 में मांगेंगे एट प्रीमियम पे मांगेगा। तो अगर एट पार पे मांगेगा तो एंट्री क्या होगा, और एट प्रीमियम पे मांगेगा तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। इसको समझते हैं। पहला एंट्री, पहला समझते हैं कि अगर शेयर पेबल इन लमसम में पेड करते हैं तो एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पैसा मांगे, एप्लीकेशन के साथ में पैसा भेजेंगे, है ना। शेयर्स लेने के लिए अभी बताएं कि आपको एप्लीकेशन देना होगा, तब ऐसे नहीं मिल जाएगा। एप्लीकेशन दीजिएगा, साथ साथ में एगो चेक फाड़ कर भी देना होगा, कितना पैसा का हमको क्या देना, शेयर्स लेना है। तो पहले क्या दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन के साथ में अलॉटमेंट, क्योंकि एक ही बार पैसा दे रहे। लमसम का मतलब क्या, एक ही बार पैसा दे रहे। कंपनी का मान लीजिए शेयर का रेट कितना 10 रुपया, तो एक ही बार 10 रुपया पूरा का पूरा आप एक पैसा देते रहे, ठीक है ना। और दूसरा एंट्री क्या बनेगा, एट पार पे केस में। पार का केस मतलब 10 का शेयर 10 में आप कंपनी मांग रही है, ठीक है। तो क्या एंट्री, यही एंट्री देखो पलट जाएगा, क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। कंपनी किस चीज़ का पैसा मांग रही है, शेयर कैपिटल का पैसा मांगी, तो यहाँ पे कंपनी पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो एट पार के केस में ये दोनों एंट्री बनेगा, मतलब 10 का शेयर पूरा का कंपनी को मिल गया, ठीक। अब कंपनी क्या कर दी, इसको प्रीमियम में मांगती है। तो देखो 10 का शेयर कितना में, प्रीमियम 15 में। तो जब हम पेड करेंगे, जब कंपनी को एप्लीकेशन देंगे तो 10 रुपये देंगे कि 15 रुपये देंगे, 15 देंगे। दैट मीन्स हम 15 का पैसा भेजेंगे। तो कंपनी क्या करेगी, अब ये एंट्री प्रीमियम का देखो, तो कंपनी रिसीव कितना किया 15, लेकिन कंपनी के हिसाब से शेयर का रेट कितना था 10, और 5 रुपया क्या मांगा, प्रीमियम। क्लियर हो गया, तो एक साथ पैसा मिल गया। क्लियर हो गया। अगर पार पे मांगेगा तो ये एंट्री, बस ये दोनों। अगर प्रीमियम पे मांगेगा तो ये वाला प्लस ये वाला एंट्री। क्लियर। तो सर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि पार पे है कि प्रीमियम में, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है ना, हम समझाएंगे क्वेश्चन पे। अब आते हैं, तो ये एक साथ पैसा मांग लिए, मतलब एक ही बार पैसा मांग लिए, तो ये एंट्री था। अब इसी पैसा को इंस्टॉलमेंट में मांग रही है सर, मतलब देखिए 10 का शेयर को 2 रुपया नहीं 3 रुपया 2 रुपया 3 रुपया में 4 टुकड़ा मांग रही है ना। तो 4 बार कंपनी पैसा मांगेगी ना। तो पहले बोलेगा भैया ये वाला एप्लीकेशन वाला पैसा दे दो,
पहला वाला पैसा मांग लीजिए, मतलब पहला कॉल है ना, तो पहला कॉल को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, कि जब आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो आपको 2 रुपये के हिसाब से जितना आप शेयर लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप जोड़ करके हमको पैसा दीजिए, ठीक। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कंपनी इस चीज़ को रिसीव करेगी, इसी पैसा को रिसीव करेगा, तो रिसीव करने की एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, रिसीव कर लिया कंपनी। ये 2 एंट्री हो गया एप्लीकेशन का। अब किसका पैसा मांगेगा भैया, अलॉटमेंट का, कितना है 3, तो ये अलॉटमेंट। तीसरा पैसा जो है किसका, अलॉटमेंट का, ठीक है ना। तो क्या मांगेगा पहले, अब पहले तो आप तो दिए, आप तो पहले कंपनी को एप्लीकेशन दिए और कंपनी उसको रिसीव भी कर लिया, रिसीव कर लिया ना। अब कंपनी आपसे आगे वाला पैसा मांगेगी, तो पहले कंपनी मांगेगी, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप, अब उसके बाद आप पेड करिएगा, उसको बोलते हैं पेड अप, ठीक है ना। तो पहले कंपनी कॉल करेगा, तो इसका मतलब ये पहला जो एंट्री है कॉल का एंट्री है, मांगेगी। तो किसका पैसा मांग रही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्लियर। अब इस चीज़ का पैसा पेड करिएगा आप, है ना। तो पेड करिएगा तो क्या होगा वो देखिए, पेड करिएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया। तो ये एट पार के केस में था। अगर प्रीमियम होगा तो यहाँ पे कैपिटल का जगह पे क्या लग जाएगा, और SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लग जाएगा। इसी में मान लीजिए 2 रुपये ऐड कर दीजिए, तो प्रीमियम हो गया ना। तो 2 रुपये किस चीज़ का, प्रीमियम। तो कैपिटल का पैसा 3 रुपया, प्रीमियम का पैसा 2 रुपया, है ना। तब जब पैसा मिलेगा तो दोनों ऐड करके मिलेगा, तो रिसीव करने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ना। तो पहले मांगने का एंट्री ये और रिसीव करने का एंट्री ये, ठीक है। ऐट पार पे ये और ऐट प्रीमियम पे ये, क्लियर। तो ऐट पार पे रहेगा तो ये और ये एंट्री बनेगा, और ऐट प्रीमियम पे रहेगा तो ये वाला पहले और उसके बाद ये वाला एंट्री बनेगा, क्लियर। आगे आएगा क्वेश्चंस में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा, नेक्स्ट थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉल क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसी को कंपनी रिसीव करेगी, तो कैसे रिसीव करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्लियर हो गया। अब इसी का नेक्स्ट आएगा फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो क्या लिखेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद रिसीव करेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे, तो सर कोई जरूरी है कि सेकेंड और फाइनल कॉल होगा, सेकेंड कॉल नहीं हो सकता, उसके बाद फाइनल कॉल नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है। तो फर्स्ट कॉल के बाद किसका एंट्री, सेकेंड कॉल का, और उसी तरीक़े से किसका, फाइनल कॉल का एंट्री होगा। मतलब जो लास्ट में मांगेंगे उसको फाइनल कॉल बोलेंगे, उससे पहले जो मांगेंगे फर्स्ट या तो सेकेंड, डिपेंड करता है कि इस 10 रुपया को आप कितने बार में डिवाइड किए। अगर 10 रुपया को हम 5 बार डिवाइड नहीं कर सकते, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 5 बार मांगेंगे। इसका मतलब ये पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, ये फाइनल कॉल, क्लियर हो गया। ये एंट्री ही पहले आपको लर्न करना होगा,